आईएलएफ के वकला ने जब हमारी जिम्मेदारी खान साहब की तरफ से लगाई गई, 9 मई के जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनको कोई परेशानी हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं भी। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त में जब कोई भी वकील जो सिर्फ घरों में बैठ गए थे, तब हमारी जिम्मेदारी लगाई गई थी और अल्लाह ताला ने हमसे ये काम लिया। एक एक बंदे को बाहर निकालते थे और जब जिसके हाथ को पुलिस वकील ने पकड़ा होता था, पुलिस उसे नहीं पकड़ सकती थी। तो हम अपने एक एक बंदे को इसी तरह उनकी फैमिली के हैंड ओवर करवाते थे। इससे आगे हमें कुछ नहीं चाहिए। ये फीसें, ये सब कुछ मामला ये पीछे की चीज है। सिर्फ सबसे बड़ी चीज खान से वफादारी है। सर, ये 1450 लोगों के बारे में आप ये कह रहे हैं कि आपने कोई फी इनसे नहीं ली? नो नो सर, विदाउट एनी सिंगल पेनी। और फहमीदा की सबसे बड़ी बात वो रात बता भी रही थी कि मौत की चक्की में बंद किया गया। कहती मुझे इस खतरा था कि मैं सुबह पता नहीं मेरी ये लाश ना उठाएं। 4 रिहाइयां ऐसी हैं जो कि अब आयशा भुट्टा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, सनम जावेद और आलिया हमजा। आलिया हमजा ने तो जिस तरह इलेक्शन जो बिहाइंड द बार रह के लड़ा है, और सनम जावेद खास तौर पे, सनम जावेद को 8 मुकदमों में गिरफ्तार हो चुकी है। किसी एक में भी कोई ऐसा मुकदमा नहीं रह चुका। हालांकि पुलिस ने, सीसीपीओ साहब ने 2 दफा रिपोर्ट हाईकोर्ट में जमा करवाई है कि ये हमें 2 मुकदमात में रिक्वायर है, लेकिन वो जैसे ही उसकी रिहाई होती है वो किसी तीसरे मुकदमे में नामजद कर दी जाती है। इसी वजह से अब तक 8 मुकदमात हो चुके हैं। सनम के हौसले को सलाम है। सिर्फ एटीसी कोर्ट में जब भी सनम आती है उसकी कोशिश होती है कि वो कोई ना कोई ऐसा पैगाम रिकॉर्ड करवा देती है कि इनको यही डर है, ये जो अब वजीर आला बन चुकी हैं, कि अगर सनम की रिहाई होगी तो उनके लिए ये नुकसान का बायस ना बने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत और पीके देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। हमारी खुशकिस्मती हमें ज्वाइन किया है एडवोकेट सलमान शाहिद साहब ने। आप बहुत सारे लोग शायद इन्हें जानते नहीं हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के लोगों को पकड़ा गया और तकरीबन 1450 लोगों की रिहाई इन्होंने यकीनी बनवाई है। और ये वो नौजवान वकील हैं जिन्होंने खुद इन सारे लोगों को बाकायदा से खाना जाकर सर्व किया है और उन्हें बाकायदा से रिहाई के बाद उनके घरों तक जाकर छोड़कर आए हैं। ये गुमनाम हीरो है। आज इनसे बातचीत करते हैं। सलमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। एडवोकेट साहब, क्या हम ये मेरे डिजिट बिल्कुल दुरुस्त हैं कि 1450 लोगों को आपने रिहाई दिलवाई? सर अल्हम्दुलिल्लाह आपके डिजिट बिल्कुल दुरुस्त हैं, और इन सब की रिकॉर्ड भी मेरे पास अवेलेबल है। जो कैंट कोर्ट से लेकर लाहौर की जितनी 46 एफआईआर थी, उन सबको अल्हम्दुलिल्लाह एटीसी कोर्ट से भी जिन लोगों को डिस्चार्ज भी करवाया और उनके बाद कुछ को बेल आउट करवाया जो जुडिशियल हो चुके थे, अल्हम्दुलिल्लाह उनके घरों तक जो भी ये वर्कर्स थे उन तक पहुंचाया है अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ साथ ये भी हमने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं कि आप उन्हें बाकायदा से खाना खिला रहे हैं, फिर जेल से जब वो निकल रहे हैं आप उन्हें रिसीव कर रहे हैं और घर तक जाकर छोड़कर आ रहे हैं। जी ये अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोसेस था कि आईएलएफ के वकला ने जब हमारी जिम्मेदारी खान साहब की तरफ से लगाई गई, तो हमने सिर्फ अपने लोगों को, क्योंकि एक मैस क्रिएट हो चुका था कि 9 मई के जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनको कोई परेशानी हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। तो इस वजह से जब मई जून की गर्मी थी तो उन लोगों को पानी पिलाना और खाना खिलाना सिर्फ इस वजह से था कि ताकि वो मोटिवेट होते रहें और परेशान ना हो किसी सूरत भी। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त में जब कोई भी वकील जो सिर्फ घरों में बैठ गए थे, तब हमारी जिम्मेदारी लगाई गई थी और अल्लाह ताला ने हमसे ये काम लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस उम्मीदों पर पूरा उतरे लोगों की। सर, ये बराए मेहरबानी बताएंगे, ये जो आप लोगों ने खाना खिलाया, चूंकि मैं देख रहा था काफी सारी वीडियो सर्कुलेट कर रही है, पानी पिलाई, ये सारे पैसे आपने अपनी जेब से लगाए? जी जब शुरू शुरू में ये काम शुरू किया तो मैंने अपनी जेब से ही लगाए, लेकिन बाद में जब ये मामला लोगों ने भी फिर कंट्रीब्यूट करना शुरू किया, लोगों ने मुझसे राब्ता किया कि हम भी इस नेक काम में हिस्सा मिलाना चाहते हैं, तो मैंने जैसे जैसे कोई दोस्त अगर शेयर करता तो मैं उनका भी हिस्सा साथ अपने शेयर करता, क्योंकि एक नेकी अपनी तरफ से भी करनी है और जब लोगों का कंट्रीब्यूट हो जाता था तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर और बड़ी तादाद में, पहले मैं मेरा ये सकत जो अपने मुताबिक पानी वगैरह पिलाता था और बिरयानी वगैरह, फिर जब दोस्तों का साथ हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने फिर काफी बड़ी तादाद में सारे लोगों को ही अल्हम्दुलिल्लाह देना शुरू कर दिया था। सर, कितने घंटे आप काम करते थे एक दिन में, या अभी भी कर रहे हैं? कितने घंटे काम किया आपने? सर मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब 8 बजे निकलता था, रात मुझे 2 बज जाते थे घर वापस आते थे, 12, 1, 2 बजे मैं घर आता था। रूटीन यही थी कि एक हुआ था, मई जून की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त ना लोगों को कैंप जेल के बाद बाहर से पकड़ा जाता था। रिहाई उनकी जब भी होती थी, क्योंकि हम रोबकरें भेजते थे, उधर से दोबारा पुलिस री अरेस्ट करने आ जाती थी, जिसकी वजह से हमें फिर पता नहीं चलता था कि हमारे वर्कर्स गए किधर हैं। तो इस वजह से जो भी उधर पुलिस उनको पकड़ने आती, हमने अपने तरीके से ये काम करते थे कि जो लोग उधर से रिहा होके पुलिस के हैंड ओवर होते थे, तो मैं उनका थाना भी मालूम करता था कि कौन से थाने रखते हैं, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी
भी अगले मुकदमे में कि कौन से मुकदमे में ये गिरफ्तार हुए हैं और फिर कौन सी कोर्ट में ये पेश किए जाएंगे। फिर अगले दिन जो नेक्स्ट डे उसी कोर्ट में पेश भी होते थे। अल्हम्दुलिल्लाह उधर से डिस्चार्ज करवा के फिर उधर कोर्ट से ही उनको घरों को भेजते थे, उनकी जो भी हैंडकफ से वो रिमूव करवाते थे। जी। अब अच्छा सर, ये भी बताएंगे, जाहिर है बहुत सारे लोग जो जेलों से बाहर आते थे, बाहर पुलिस खड़ी होती थी कि उन्हें दोबारा से गिरफ्तार करना है, तो अब किस तरीके से वहां से उन्हें निकाल कर उनके घरों तक भेज देते थे? वो खुफिया तरीके से कोई गाड़ियां आपने अरेंज कर रखी थी या किस तरह मैनेज करते थे? नहीं, हमारा तरीका यही होता था कि जब उनको रीअरेस्ट का तरीका, कुछ पुलिस वाले तो वैसे ही उधर से इस तरह कोऑपरेटिव हो गए थे कि उनको पता होता था कि पीटीआई के लॉयर्स आ चुके हैं। हम हमारी कोशिश होती थी एक एक बंदे को बाहर निकालते थे, और जब जिसके हाथ को पुलिस वकील ने पकड़ा होता था, पुलिस उसे नहीं पकड़ सकती थी। तो हम अपने एक एक बंदे को इसी तरह उनकी फैमिली के हैंड ओवर करवाते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी फैमिलीज के जो दूर दूर से आती थी, उनको ये हौसला होता था कि हमारे वकला पहुंच चुके हैं, अब पुलिस का कोई मसला नहीं होगा। तो इसी तरह उनकी उम्मीदों पे अल्लाह ताला की मदद से हम पूरा उतरते थे अल्हम्दुलिल्लाह। और जो लोग पकड़े जाते थे, उनको अगले दिन जो मुतलका कोर्ट में वो पेश करते थे, उधर से ही डिस्चार्ज करवा के घरों को भेज दिया जाता था। सर पुलिस, आपने जिस तरह से कहा कि जाहिर है पुलिस भी अंडरस्टैंड करना शुरू हो गई थी, तो निचले लेवल के जो पुलिस वाले थे वो भी अब कोऑपरेट करना, चीजों को अंडरस्टैंड करना समझ गए थे कि जनाब अब जाने ही देते? जी, निचले लेवल की जो पुलिस है वो तो यही बात आते भी करते थे कि जनाब हम भी खान साहब के साथ हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि इनको हमने पकड़ना है। तो हम भी उनको फिर समझाते थे कि सदा वक्त एक जैसा नहीं रहता, अगर आप हमसे कोऑपरेट करेंगे। ये है कि हाई हैंडेडनेस ना दिखाई जाए। एक वर्कर को पकड़ना अलग बात है, लेकिन उसको पकड़ के उसको मारना, तशद्दुद करना और उसके बाद उसकी फैमिली से डिमांड करना कि आप पैसे मंगवाएं उसके बाद, वरना इसको फलानी एफआईआर में, जो जिना हाउस वाली एफआईआर है 96, उसमें हम नॉमिनेट कर देंगे, फलानी में नॉमिनेट कर देंगे। तो एक तमाम फैमिलीज के लिए बड़ी कुर्ब की हालत थी कि यार किसी तरह हमारा बच्चा जल्दी बाहर आ जाए, फलां एफआईआर में ना चला जाए। कुछ फैमिली आउट ऑफ द वे जाके शॉर्टकट ढूंढती थी, लेकिन नुकसान होता था। फिर फाइनेंशियल भी और वैसे भी वो करते वही थे जो उनकी मर्जी होती थी। कुछ को वो उन्होंने रिलीफ भी दिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश यही रही है कि जो भी हमारा वर्कर है वो उसकी फाइनेंशियल भी हालत कोई स्टेबल रहे और किसी सूरत भी माली नुकसान भी ना हो। और जो, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी नुकसान ये हुआ है कि उसको पहली दफा जेल में जाना पड़ा है, और वो एक पढ़ा लिखा नौजवान है। और जो पढ़ा लिखा नौजवान जब पहली दफा जेल जाता है, उसकी सबसे बड़ी सजा यही है, जिसने कभी भी जेल की हवा नहीं खाई और वो बेचारा कुर्बानी दे रहा है। तो इससे आगे हमें कुछ नहीं चाहिए। ये फीसें, ये सब कुछ मामलात ये पीछे की चीज है। सिर्फ सबसे बड़ी चीज खान से वफादारी है। जो बंदा खान से वफादारी निभाते हुए अपना प्रोटेस्ट पुरअमन रिकॉर्ड करवाने के लिए बाहर निकला, उसकी जिम्मेदारी हमारी ये बनती है कि उसको प्रोटेक्ट भी करें, उसके राइट्स को भी इन्फ्रिंज ना होने दें। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा वाज़ेह है कि आपको राइट ऑफ फ्रीडम, राइट ऑफ स्पीच, हर तरीके से आपको आज़ादी है। तो लेकिन ये इस तरह की पंजाब में हाई हैंडेडनेस ने दिखाई गई है कि मैं इस पे एक किताब भी लिख रहा हूँ। और इंशाल्लाह जिस दिन हमारा आखिरी वर्कर रिहा होगा, मैं उसी दिन इंशाल्लाह वो किताब भी पब्लिक, जो ये वाकयात हुए हैं, जो मामलात हुए हैं, एक एक फैमिली के कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको याद रखा जाएगा इंशाल्लाह। और इसको मैं क्योंकि भुला नहीं सकता ऐसे मामलात को, तो उसको मैं किताब की सूरत में लिख रहा हूँ। सर एक बात बताएं इब्राहिम अलबानी, सर ये 1450 लोगों के बारे में आप ये कह रहे हैं कि आपने कोई फी इनसे नहीं ली? नो नो सर, विदाउट एनी सिंगल पेनी। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि विदाउट एनी सिंगल पेनी हमने कोई चार्ज नहीं किया। ये यहाँ तक कि कोर्ट की फीस के नाम के, जो कोर्ट के होते हैं कि यार ये अखराजात हैं, तो उसके नाम के, हाँ, जिसके श्योरिटी बॉन्ड्स नहीं, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा मसला आता है जब श्योरिटी बॉन्ड जमा करवाते हैं। श्योरिटी बॉन्ड्स के लिए बड़ी इस चीज में दिक्कत आती है, क्योंकि अगर आपका कोई इधर लाहौर से आप बिलोंग नहीं करते, आपका सखर से है या कराची से, हमारे कुछ लोग कराची से भी हैं, अभी तक बिहाइंड द बार हैं, तो कराची से ताल्लुक रखते हैं, लाहौर किसी रोजगार के लिए आए हुए हैं, तो आपका कराची लाहौर में कोई वाकफ भी नहीं है, तो आपको श्योरिटी बॉन्ड जमा करवाने, तब हमारा मसला बनता है। हम फिर कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा बंदा, क्योंकि हर कोई विलिंग नहीं होता, किसी का कोई गारंटर नहीं हो कि ये किस तरह का बंदा है, ये कराची से वापस आएगा कि नहीं। तो कोर्ट की सेटिस्फेक्शन के लिए जो छोटी बॉन्ड्स रिक्वायर होते हैं, उधर हमारा पैसा भी लगता था। तो वहां अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो
दोस्त इसमें ऐड करते थे। तो हमें अभी तक याद है, कल का वाकया मैं आपको याद करवाता जाऊं, फहमीदा बेगम की रिहाई के लिए 5 लाख की छोटी कोर्ट ने मांग ली। अब एक फैमिली को 5 लाख की छोटी एक ही टाइम में अरेंज करना, वो 3 दिन उनकी जो रिहाई है वो इस वजह से लेट हुई है कि सिर्फ श्योरिटी बॉन्ड्स नहीं अरेंज हो रहे थे। ये वो बातें हैं जो, क्योंकि एक फैमिली के लिए फेस करनी बड़ी मुश्किल है। लेकिन मैं क्रेडिट पेश करता हूँ पीटीआई की लीडरशिप को कि जब भी उनको अल्हम्दुलिल्लाह मशवानी भाई से या किसी भी लीडर से रब्ता किया है तो उन्होंने फौरी वो अरेंज करवा देते। हाफिज फरद भाई ने फौरी वो 5 लाख की छोटी भी अरेंज करवा दी और उसके बाद उनकी रिहाई मुमकिन हुई अल्हम्दुलिल्लाह। सर कोई वाकया सुनाएं, कोई कोई किस्सा हमें बताएं जो आप अपनी किताब में लिखेंगे और जो अब आज तक सामने नहीं आ सका। कोई ऐसा वाकया जो सुनकर पता चले कि कितनी बड़ी कुर्बानी थी। सर कोई एक वाकया, ये फहमीदा बेगम से बड़ा मेरे ख्याल में कोई वाकया नहीं हो सकता। फहमीदा बेगम अगर वो उधर अस्करी टावर अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाने के लिए, एक बड़ी घरेलू खतून है, सिर्फ इस वजह से निकली कि खान साहब के साथ मैं ज़ाहिर यकजहती के लिए निकलूं और ये जो मामला हुआ है, गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई है, इस पर अपना पुरअमन प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाऊं। तो उसका बेटा उसको ढूंढने जाता है कि आया कि मेरी वालदा अभी तक घर नहीं पहुंची। तो पुलिस ने अपनी गिनती पूरी करने के लिए फहमीदा बेगम को भी अरेस्ट कर लेते हैं और उसका बेटा जो पीछे जाता है उसको भी अरेस्ट कर लेते हैं। तो वो पूरी खानदान में से दोनों माँ बेटा जब अंदर आ जाते हैं तो उनको ये होता है कि यार कोई तो पीछे किसी की मुलाकात आती है। बेटा कैंप जेल में बंद है और वालदा कोट लखपत जेल में, और 9 माह 10 माह एक मुसलसल अरसा के ना बेटे उसकी कोई मुलाकात आई है ना बेटे से माँ मुलाकात पे आई है, उनके यानी कि वालिद नहीं है। तो इस वजह से ये बड़ा एक पीक टाइम था कि जो उन्होंने बिहाइंड द बार, और बार बार एक ही चीज होती थी, उनको ये बार बार कहा भी जाता था कि अगर आप लोगों ने, फहमीदा को कहा गया कि अगर आपने प्रेस ये मामलात करने हैं बाहर आने हैं तो आपका लिए एक शॉर्टकट ये है कि आप इस्तेकाम में चले जाएं, आईपीपी ज्वाइन कर लें। तो फहमीदा बड़ी क्लियर कट उन्होंने कहा कि अगर ये हकीकी आज़ादी का तो हमेशा नारा लगाया है, लेकिन अगर उस पर प्रैक्टिकली अमल करने का वक्त है तो हम इस तरह भाग जाएं तो इस तरह कौन सी हम अपने बच्चों को क्या जवाब देंगे। अगर मेरा बच्चा इस तरह दूसरी जेल में कैद रहकर मई जून की गर्मी बर्दाश्त कर सकता है, मुझे कुछ नहीं होता। और फहमीदा की सबसे बड़ी बात वो रात बता भी रही थी कि मुझे अकेलेपन से बड़ा डर लगता था कि मैं कमरे में अकेली हूँ, और मुझे ये जब मौत की चक्की में बंद किया गया तो मुझे बताया गया कि आप इधर रात अकेली रहेंगी। तो कहती मुझे इस खतरा था कि मैं सुबह पता नहीं मेरी ये लाश ना उठाएं। तो मैंने कहा मेरे साथ कोई एक लेडी रख दें। तो उन्होंने पुलिस वालों ने जो अंदर के जेल काम है उन्होंने फिर एक डकेट औरत जो थी उनको अंदर बंद उसके साथ किया। तो उसके मुताबिक वो रात बता रही थी कि मैंने फिर बच्चों को भी पढ़ाया, अंदर बड़े लोगों के साथ मेरे इस तरह के ताल्लुकात बन गए कि मैंने उस चीज को अपना गुलामी नहीं महसूस की कि मैं अंदर गुलाम बन के रहूं, कैद अपनी बिल्कुल कैद को तनहा नहीं किया। मैंने इस चीज को ना इंसानियत के लिए कि मैं अंदर के लोगों को भी सबक दे के आई हूँ कि जो हकीकी आज़ादी है उसका मतलब क्या है, और मैं किस कैद की किस जुर्म की सजा ये काट रही हूँ। सिर्फ मैं हक सच के साथ खड़े होने की कैद आज काट रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रात उनकी रिहाई हुई, वो बड़ी खुश थी कि अल्लाह ताला ने रहा तो सिर्फ मेरे सिला दे दिया है कि वो सिर्फ एक मुकदमे में ही मतलूब थी, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सुन ली गई है। अच्छा सर, एक और बराए मेहरबानी ऐड करते हैं, एक खातून को आपने रिहाई करवाई है, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी बेटी की शादी थी। सुमैया असद, जी जी। सुमैया असद का कुछ इस तरह का सीन था कि सुमैया की ना जो बेटी एमन है उसकी शादी भी थी, और उनके पूरे खानदान के लिए बड़ी एक हालत खराब इस तरह की हो गई थी कि फाइनेंशियल भी वो बहुत पीछे चले गए थे। उनकी बेटियों की दो बेटियां और एक बेटा है उनका। तो जो एमन की शादी थी तो इस वजह से उन्होंने बड़े परेशान थे। पहले भी एक बेटी का वो रिश्ते से इनकार हो चुका था। जब एमन की शादी थी तो मैं, क्योंकि पूछती थी मुझसे कि सलमान भाई आप किस तरह मेरी मामा को रिहा करवा दें, लेकिन वो बदकिस्मती के साथ वो जब बेल्स खारिज हुई तो क्योंकि ट्रांसफर हो गया जज साहब का एटीसी कोर्ट के, तो वो काफी डिले हो गई थी बेल। तो मैंने अल्लाह ताला पे यकीन रखते हुए उनको उनसे वादा कर लिया कि मैं ये इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि बेल करवा दूंगा। लेकिन हमारी आईएलएफ के वकला की कोशिश थी कि किसी तरह उसको इंसाफ मिल जाए। इंसाफ तब मिलता था कि जब जज अवेलेबल हो, प्रोसिक्यूशन अवेलेबल हो, रिकॉर्ड अवेलेबल हो। उसके बगैर ना बेल सुनी जाती है ना कोई भी इस तरह हम कमिटमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो एक एमन के साथ मैंने कमिटमेंट की थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वो वसीला इस तरह बनाया कि जज साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो केस टेकअप किया, और एमन उधर मौजूद थी जब केस टेकअप हुआ। हमने शादी का कार्ड भी दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी हमारी भी मदद की और जज साहब को भी
अल्लाह ताला, मैं तो ये कहता हूँ इंसाफ के जो भी बंदा तकाजे पूरे करता है, अल्लाह ताला उनको मजीद सुरखरू करे। तो उन्होंने हमारी सुनते हुए बेल अलाउ की, अल्हम्दुलिल्लाह उस शादी से पहले वो घर आ चुकी थी। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि जो मैं कमिटमेंट की थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे पूरा उतरने में कामयाब किया। आखिरी सवाल आपसे, 1450 सर बड़ी तादाद है, आपने ज़ाहिर है सारे मामलात को समझा। सर ये सनम जावेद और आलिया हमजा की रिहाई आप लोग मुमकिन नहीं बनवा सके, इसकी क्या वजह? सर कुछ चार रिहाइयाँ ऐसी हैं जो कि अब आयशा भुट्टा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, सनम जावेद और आलिया हमजा। आलिया हमजा ने तो जिस तरह इलेक्शन जो बिहाइंड द बार रह के लड़ा है, और सनम जावेद खास तौर पे, सनम जावेद को 8 मुकदमों में गिरफ्तार हो चुकी है, किसी एक में भी कोई ऐसा मुकदमा नहीं रह चुका। हालांकि पुलिस ने, सीसीपीओ साहब ने 2 दफा रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करवाई है कि ये हमें 2 मुकदमात में रिक्वायर है, लेकिन वो जैसे ही उसकी रिहाई होती है वो किसी तीसरे मुकदमे में नामजद कर दी जाती है। इसी वजह से अब तक 8 मुकदमात हो चुके हैं। सनम के हौसले को सलाम है। सिर्फ एटीसी कोर्ट में जब भी सनम आती है, उसकी कोशिश होती है कि वो कोई ना कोई ऐसा पैगाम रिकॉर्ड करवा देती है कि इनको यही डर है, ये जो अब वजीर आला बन चुकी हैं, कि अगर सनम की रिहाई होगी तो उनके लिए ये नुकसान का बायस ना बने। क्योंकि सनम एक आजाद ख्याल, आजाद सोच की हामिल है। उसको कहीं भी आप ये नहीं कह सकते कि वो किसी के साथ इस तरह कमिटमेंट कर लेगी या कंप्रोमाइज कर लेगी। कोई इस तरह की बात नहीं है। वो खान के साथ हमेशा के की तरह वो खान के साथ डट के खड़ी है, और उसके हौसले बुलंद हैं, जिस वजह से ये, इसलिए उनको आजाद, उसकी समझ लें सनम खुद ही अपनी बेल के लिए बनी हुई है कि आज वो लिख के दे दे कि मैं बाहर आके कोई बयान नहीं देता, ये आज निकाल देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वो जब भी उससे मिलते हैं, उसके हौसले बुलंद, वो कोई ना कोई खत लिख के रखती है। और निगरान हुकूमत पे वो तो कड़ी तनकीदें करती रही है, लेकिन अब की जो वज़ीर आला है वो उसके लिए अपोजिशन लीडर साबित होगी इंशाल्लाह, जब भी उसकी कभी भी रिहाई होगी तो इंशाल्लाह। आखिरी सवाल बताएं कि तकरीबन 1450 और फिर सारे जेल, सारे थाने, सब कुछ आप जानते हैं। क्या ऐसी जो बहुत सारे र्यूमर्स आए कि कुछ खवातीन के साथ ज्यादती भी हुई है, क्या ये कोई दुरुस्त बात? नहीं नहीं सर, मेरी नॉलेज में जो भी बात है, ये क्योंकि मीडिया पे, सोशल मीडिया पे जो भी रिपोर्टें चलती हैं, बहुत कभी कभी कुछ खबरें गलत भी होती हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, जो तशद्दुद, जो पुलिस की हाई हैंडेडनेस है, वहां तक की जो बात करें, अरसलान नसीम का खानदान जिन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, उनके जो वालिद ग्रामी, सिर्फ एक पुलिस के रेड की वजह से हार्ट अटैक हुआ, इस तरह के मामला हुए हैं। हाँ, लेडी वर्कर के साथ इस तरह का कोई मामला नहीं हुआ। डॉक्टर यास्मीन राशिद को एक दफा रात 2 बजे ब्लड प्रेशर की, वो मरीज थी, 2 बजे सो रही थी, बड़ा हाई ब्लड प्रेशर था। तो उनके रूम में वो जो एसपी साहिबा आती हैं कि मैं रात 2 बजे इन्वेस्टिगेशन करने आई हूँ, तो उन्होंने बताया भी जेल काम ने कि वो मरीज हैं, तो खुदारा अभी आप सुबह आ जाएं। तो उन्होंने कहा नहीं जी, मैं अभी करूंगी इन्वेस्टिगेशन। जब नई नई मई जून में जब वो पकड़ी गई थी, तो उनको उठाया गया। तो वो तब का वो सबसे ज्यादा उनके लिए, जब भी वो कभी वो कहती, मैं सोच भी नहीं सकती कि इस तरह का रवैया मेरे साथ रखा जाएगा। और मुझे सिर्फ कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी थी, वो पूछते रहे कि जनाब ये बताएं कि आप उधर क्या करने गए थे। तो मैंने कहा मेरे ब्लड प्रेशर की मरीज हूँ, इस तरह। तो वो कहते हैं इस तरह के मामलात हैं जो मैंने फेस किए हैं, लेकिन इस तरह की जो आप बात करें, इस तरह की ऐसी कोई भी वाकया पेश नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।